तो दोस्तों एयरबस कंपनी की तरफ से बनाया हुआ A400M एक ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे लेके बीते कुछ हफ्तों में चर्चा काफी अधिक रहा। बेसिकली दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को दो कारणों की वजह से चर्चा में ज्यादा महत्व मिला, जिनमें एक तो है इंडियन एयरफोर्स के MTA टेंडर मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर, तो वहीं पे दूसरा कारण है एयरक्राफ्टों के एक नया वेरिएंट जिसे की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अब दोस्तों MTA टेंडर को लेके तो एयरबस A400M एयरक्राफ्टों को कोई सफलता मिलने का फिलहाल किसी तरीके का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो जर्मन एयरफोर्स की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों में बदलाव करते हुए एक नया इलेक्ट्रॉनिक जैमर एयरक्राफ्टों को तैयार करके असल में दिखाया गया कि किस तरीके से एयरबस A400M अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट फिर से एक बार खबर में तब आया जब ब्रिटेन के द्वारा जानकारी दिया गया कि ब्रिटेन की तरफ से जितने भी A400M एयरलिफ्टर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब हो चुका है। ब्रिटेन के गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी दिया गया है कि रॉयल एयरफोर्स के लिए जितने A400M एयरक्राफ्टों को करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत खरीदा गया था उनमें से आखिरी एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हाल ही में ही किया गया है और ब्रिटेन की तरफ से इसे रिसीव भी कर लिया गया है। दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जिन A400M एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है वो असल में A400M C1 एटलस वेरिएंट का है और इसका जो आखिरी एयरक्राफ्ट था वो असल में ZM421 22वां A400M एयरक्राफ्ट था, जिसे कि स्पेन के एयरबस फैसिलिटी में ही बनाया गया है और ये यूनाइटेड किंगडम के फिक्स्ड विंग एयर मोबिलिटी फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है, जो कि रॉयल एयरफोर्स के ब्रजी नॉर्टन सेंटर ऑक्सफोर्ड में है। और रिपोर्ट के मुताबिक 22 मई के दिन इस एयरक्राफ्ट को रॉयल एयरफोर्स के द्वारा हासिल किया गया। रॉयल एयरफोर्स में A400M एयरक्राफ्टों को असल में एक मिड साइज एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि अब तक रॉयल एयरफोर्स में जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल एयरलिफ्ट के रूप में किया जाता था उसके दरमियान में ये एयरक्राफ्ट समा सकता है। A400M एटलस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब करीब 37 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपने एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट के रूप में जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्रमुख है C-130J सुपर हर्कुलिस और C-17A ग्लोबमास्टर 3। C-130J सुपर हर्कुलिस जहां पे 22 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, तो वहीं पे C-17 ग्लोबमास्टर असल में 72 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट के दरमियान में A400M आसानी से फिट हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि A400M एयरक्राफ्टों के जितने भी इस्तेमाल करता देश है उनमें चौथे नंबर का ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। ब्रिटेन के अलावा यूरोप में जर्मनी की तरफ से करीबन 53 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 37 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है। फ्रांस ने 50 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जिनमें 19 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है और स्पेन की तरफ से 27 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है जिनमें 13 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर हो चुका है। और ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो यूरोप के अंदर जितने एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया है उनमें से सभी एयरक्राफ्टों का ऑर्डर हासिल कर चुका है और ब्रिटेन करीब करीब 22 ऐसे एयरक्राफ्टों को फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप में बेल्जियम की तरफ से 7 एयरक्राफ्ट खरीदा गया है जो कि 6 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हासिल कर चुका है और लक्समबर्ग भी 1 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और 1 एयरक्राफ्ट हासिल कर चुका है। यूरोप के बाहर टर्की, मलेशिया और कजाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया के द्वारा भी कुछ एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। अब दोस्तों एयरबस A400M एटलस एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इसीलिए देखा जाता है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये पेलोड लेने के क्षमता में भी काफी आगे है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, जबकि इस एयरक्राफ्ट को ऐसे बनाया गया है कि ये अनइवन ग्राउंड में भी उतर सके। इवन एयरक्राफ्ट को रनवे के जगह में खाली जमीन पे भी लैंड करवाया जा सकता है और वहां से टेक ऑफ करवाया जा सकता है, जो कि लड़ाई के दरमियान दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के अपने ट्रूप्स को और सामानों को उतारने के लिए एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट होता है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट की इन खासियतों को देखते हुए ही इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा अभी भी पसंद किया जा रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयरबस इन एयरक्राफ्टों को भारत को भी बेचने के लिए काफी अधिक उत्सुक है। हालांकि दोस्तों ये मीडिया में बार बार चर्चा तो किया गया है लेकिन कभी भी ऑफिशियली इसके बारे में इस तरीके से कोई जानकारी नहीं आया। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इंडिया के जो MTA टेंडर है वो असल में 18 से लेके 30 टन के दरमियान के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके है, जिससे एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि इस टेंडर में A400M जैसे एयरक्राफ्ट शामिल नहीं हो सकता। पर अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के क्षमता को एक बेहतरीन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इसीलिए भी देखा जाता है क्योंकि ये C-130J सुपर हर्कुलिस और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट के दरमियान का एयरक्राफ्ट है और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल अगर MTA ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के पुराने हो चुके एंट्रोप AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही जारी किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत असल में 60 से लेकर 80 की संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस कर सकता है। हालांकि कुछ अनकंफर्म न्यूज में यह भी बताया जाता है कि आने वाले समय में ये ऑर्डर की संख्या और बढ़ सकता है क्योंकि भारत को कई तरीके के फोर्स प्रोजेक्शन एयरक्राफ्टों का भी जरूरत है, जैसे कि FX एरियल
एरियल रिफ्यूलर। और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत भारत ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहता है जो फोर्स प्रोजेक्शन एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सके। अब दोस्तों एयरबस 400M एयरक्राफ्टों के लिए अब भारत के टेंडर में अपने आप को कैसे भी करके फिट कराना अति आवश्यक इसलिए बन गया है क्योंकि ये A400M एयरक्राफ्टों के भविष्य को और मजबूत कर सकेगा। और भारत अगर 80 के संख्या में भी एयरक्राफ्टों को परचेस करता है तो ये अब तक किसी भी देश के द्वारा खरीदा हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सबसे अधिक होगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयरबस कंपनी के संपूर्ण भविष्य को ही ये पलट सकता है। दूसरी तरफ एयरबस ऑलरेडी भारत में एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि एयरबस के लिए A400M भारत में बनाना उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एयरबस के सप्लाई चेन भी भारत में तैयार हो रहा है। दोस्तों एयरबस कंपनी की तरफ से ही C295 जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और भारत में इसका संपूर्ण रूप से मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो कि अगर A400M एयरक्राफ्ट अपने आप को टेंडर में किसी भी तरीके से शामिल कर पाए तो इसके दावेदारी को और मजबूत करेगा। पर दोस्तों फिलहाल तो संभावना A400M के लिए काफी कम है, लेकिन वहीं पे माना जा रहा है कि A400M के तरफ से इसे लेके प्रयास को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि A400M एयरक्राफ्ट असल में किस तरीके का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, एयरलिफ्टर, एरियल रिफ्यूलर जैसे एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में आता है। मतलब इसके एरियल रिफ्यूलर वर्जन भी है। एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का काम एयरबस मिलिट्री और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की तरफ से किया जाता है। इन एयरक्राफ्टों को पहली बार 11 दिसंबर 2009 को फ्लाई किया गया था और इन एयरक्राफ्टों को सर्विस में साल 2013 में लाया गया। एयरक्राफ्टों के जो प्राइमरी यूजर है वो है जर्मन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, स्पेनिश और रॉयल एयरफोर्स। हालांकि इसके अलावा भी कौन कौन सा देश इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों अब तक एयरबस कंपनी की तरफ से ऐसे 111 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है। एयरक्राफ्टों की अगर क्षमता को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें 2 पायलट, 3rd ऑप्शनल और 4th एक लोडर मास्टर होते हैं। जबकि एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी करीबन 37,000 किलोग्राम मतलब 37 टन के आसपास है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट 116 फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स या पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। जबकि अगर स्ट्रेचर्स को देखा जाए तो ये 66 स्ट्रेचर्स का जगह बनाता है और इसके अलावा करीबन 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन एयरक्राफ्ट में समा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसका लंबाई 45.1 मीटर मतलब 148 फीट है, जबकि इसका विंग स्पैन 42.4 मीटर मतलब 139 फीट 1 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 14.7 मीटर मतलब 48 फीट 3 इंच है। तो वहीं पे इसके विंग एरिया 225.1 मीटर स्क्वायर मतलब 2384 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 78,600 किलोग्राम है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,41,000 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी भी करीबन 50,500 किलोग्राम के आसपास है, जो कि इंटरनली है। तो वहीं पे ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 1,23,000 किलोग्राम के साथ लैंड कर सकता है। दोस्तों इतने भारी भरकम एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई के लिए 4 इंजनों का आवश्यकता होता है और दोस्तों ये 4 इंजन असल में यूरोप्रॉप TP400 D6 इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन 11,000 हॉर्स पावर या फिर कहते हो 8,200 किलोवाट का पावर जनरेट कर सकता है। और हर एक इंजन 8 ब्लेड वाला प्रोपेलर से लैस है, जो कि 5.3 मीटर डायमीटर का है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसके अधिकतम रफ्तार मार्क 0.72 है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार करीब करीब 781 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों इसके क्रूजर ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ करीबन 9,000 मीटर मतलब 29,000 फीट तक है। जबकि अगर रेंज को देखा जाए तो बताया जाता है कि मैक्सिमम पेलोड के साथ ये 3,300 किलोमीटर तक जा सकता है। हालांकि 30 टन पेलोड के साथ 4,500 किलोमीटर और 20 टन पेलोड के साथ 6,400 किलोमीटर की दूरी तक ये नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। हालांकि फेरी रेंज को लेकर बताया जाता है कि ये करीबन 8,700 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग बताया जाता है 12 किलोमीटर से भी अधिक है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए केवल मात्र 980 मीटर लंबा रनवे का आवश्यकता पड़ता है, जबकि लैंडिंग के लिए केवल मात्र 770 मीटर के लंबे रनवे का आवश्यकता पड़ता है और एयरक्राफ्ट को घूमने के लिए केवल मात्र 28.6 मीटर के एरिया का आवश्यकता पड़ता है।